डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को सुने जाने की दी अनुमति। पीड़िता के चचेरे भाई की याचिका हुई खारिज। सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने की है याचिका दायर। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक। आरोपियों को नोटिस जारी किया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने राम रहीम को बरी करते हुए कहा, सीबीआई ने गवाह को मजबूर किया था। राम रहीम के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सीजेएम की पत्नी की शिकायत खारिज की। कहा, शिकायत में ठोस सबूत नहीं, आरोप गलत थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश राजस्व कानून से जुड़ी जानकारी देंगे। तमाम पहलुओं की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। नमस्कार परमानंद पांडे जी, लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका इस मसले पर कोई सवाल है तो आप फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612793 परमानंद पांडे जी, आपके पास हम वापस आएंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? शालिनी जी, ये मेरे राज्य से संबंधित कानून है, क्योंकि मैं भी वहीं से आता हूँ, उसी राज्य से, और थोड़ी बहुत जमीन भी है हम लोगों के पास। इस नाते इस कानून का पाला जो है हम लोगों से लगातार बढ़ता रहता है। तो आपने एक ऐसा सवाल ऐसी चीज को मेरे बारे में पूछा है जिसका साबका जो है हम लोगों का होता ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश का जो ये, अब तो इसका नाम संहिता बन गया, इस कानून का तात्पर्य ये है कि आपकी कोई जमीन है उसका संरक्षण किया जाए ठीक से, और अगर कोई डिस्प्यूट, माने उस पर कोई मुकदमेबाजी शुरू हो रही, कोई विवाद खड़ा हो रहा है, तो उसका समाधान कराया जाए। ये दो चार चीजें उसकी खास हैं, जिसके कारण मतलब ये इसके हर किसान को, जो गाँव का किसान है, उसको इस जमीन से उसका साफ पता है। हालांकि ये संहिता 2006 में पास हुई, लेकिन इसका पूरी तरह से अनुपालन, जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है, वो 2016 से। तो 2016 के बाद इसको लागू किया गया। पहले भी आप जानते होंगे कि जो गांव से जिनका दूर दूर का कोई संबंध होता है, तो वो इस चीज को जानता है कि वहां पर जो लोकल अधिकारी है वो लेखपाल के बाद तहसील में आते हैं। जो तहसीलदार होता है, कानून को बाद नया तहसीलदार के बाद तहसीलदार, तहसील के बाद एसडीएम, और एसडीएम के बाद एडीएम, एडीएम के बाद कलेक्टर माने डीएम होता है, और फिर डीएम के बाद जो कमिश्नर होता है, और कमिश्नर से लेकर के उसको ले जाते हैं कहाँ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का रहता है वहां पर वो उसको एक तरह से मान लिया जाता है कि रेवेन्यू से जो संबंधित मांग है वो सबसे ऊंची अदालत जो है उनके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वहां पर इसको रखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में दो जगह पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दफ्तर है, एक तो इलाहाबाद में और एक लखनऊ में, जहाँ की वहां पर एक लखनऊ, दो हाई कोर्ट की बेंच भी है, एक इलाहाबाद और एक लखनऊ में। तो सबसे बड़ा दफ्तर जो है इलाहाबाद में है, और उससे छोटा दफ्तर जो है वो लखनऊ में। यह है स्थिति। इसका आपकी जमीन का, आपके जमीन का हित रक्षण किया जाए, और कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, कैसे सरकारी जमीन जैसे निवास की जमीन है, कैसे उसको सुरक्षित किया जाए, यही इस कानून का, यही इस कोर्ट का, इस संविधा का ये उद्देश्य है। जी,
आगे हम आपसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? देखिए, ये तो ऐसा है ना कि कई बार बढ़ घट जाते हैं, जी। लेकिन एज ऑफ टुडे जो आज की स्थिति, उसमें 13 चैप्टर्स हैं, माने अध्याय है, और 234 235 सेक्शंस हैं। इन्हीं सेक्शंस के बीच में आपको ये सारे चैप्टर्स में डिवाइड की कि कैसे जमीन का कहाँ पर मिलेगा किसको, और क्या आपको देखना। जैसे आमतौर पर गांव में किसी भी अनपढ़ आदमी से भी पूछ लीजिए तो वो खसरा और खसौनी की बात करने लगता है। वो कहता है कि क्या, तो इन्हीं इस कोड में ये निर्धारित किया गया है कि क्या खसरा है क्या खसौनी है। खसरा में ये मान के चला जाता है कि जैसे आपने क्या बुआई की है किसी जमीन में, तो वो हर बुआई हर फसल के बाद उसका रिकॉर्ड लेने के लिए आते हैं कि ये तो ये खसरा हुआ। माने ये आप समझ लीजिए कि ये कोई बहुत स्थायी नहीं है, एक अस्थायी जानकारी आपको रिकॉर्ड पे दी जाती है जो वो ले जाकर के लेखपाल देता है। दूसरी चीज होती है खतौनी। खतौनी का मतलब ये है कि हमको एक पूरा अधिकार मिला हुआ है कि मेरा नाम जो है उस रिकॉर्ड में दर्ज है, और मैं अपने अधिकार तो मुझे एक अधिकार मिला हुआ है जिस अधिकार के तहत उस जमीन का मैं जिस ढंग से चाहूँ उपयोग करूँ, उसका चाहूँ तो वहां पर उसको बेच सकता हूँ, चाहूँ तो उस पर लोन ले सकता हूँ, चाहूँ तो उस पर किसी को मॉर्गेज कर सकता हूँ। लेकिन कुल मिला के आपको उस समय कुछ चीजें के लिए खास तौर पर ध्यान रखना पड़ता है कि आप उसका लैंड यूज नहीं बदल सकते। जैसे कोई कृषियों की जमीन है आपकी, तो कृषि के काम में ही आप उसको लगा सकते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि मैं यहाँ दुकानें बना करके या मॉल बना करके, तो लैंड यूज नहीं बदल सकते हैं। लैंड यूज जो है उसका वो कृषि के लिए है, और कृषि के लिए ही उसका प्रयोग करना पड़ता है आपको। यही उसमें कुल मिलाकर के जिनको कहते हैं 13 अध्याय और 234 धाराएं इस संहिता। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के अंतर्गत सीमांकन की प्रक्रिया क्या है? देखिए, सीमांकन की प्रक्रिया तो ये है कि मान लीजिए मेरे पिताजी के पास कुछ जमीन थी या मेरे बाबा के पास कुछ, तो वो जमीन पहले तो लड़कियों का अधिकार नहीं होता था। 2005 के कानून के तहत अब लड़की और लड़के दोनों को अधिकार मिलता है। पहले ये माना जाता था कि जो संपत्ति आपकी है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उस संपत्ति में केवल लड़के का अधिकार होता था, या लड़का अगर नहीं है तो लड़की का अधिकार मिलता था। ये उसको कहते थे निवासा केस। अब तो 2005 में चाहे लड़का हो या लड़की हो, 2005 के बाद लड़की का भी उतना ही अधिकार है जितना लड़के का अधिकार है। ये कानून नया बन गया है, और ये इस कानून में बहुत अच्छी चीजें करते हैं, और इसके कारण लड़कियों को एक तरह से अधिकार मिल गया है, एक शक्ति मिल गई है, उसका उपयोग जिस ढंग से चाहे कर सकती है, और विवेकवान ज्यादा होती है, लड़कों से ज्यादा विवेकवान लड़कियां होती है। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है, इस चीज को मैंने देखा। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें डिमार्केशन की बात, मान लीजिए मेरे बाबा के पास या मेरे पिताजी के, मेरे बाबा के पास 10 बीघे जमीन है, वो 50 बीघे जमीन है, तो अब 50 बीघे जमीन में उनके 2 लड़के थे या 3 लड़के थे, 2 लड़के थे तो 25-25 थे। अब हमारे पिताजी ये हो गए, पिताजी के पास 5 लड़के हो गए, तो एक लड़के के पास 5-5 बीघे जमीन आ गई। तो हम तो डिमार्केशन में अब हम क्या कर सकते हैं कि एक साथ नहीं रह सकते, हम सबके शादी विवाह हो गई, बच्चे हो गए, तो क्या करेंगे आप जाएंगे कहेंगे कि मेरी 5 बीघे जमीन जो है इसका डिमार्केशन कर दिया। उस डिमार्केशन के लिए क्या कर लेंगे, आप उसको एप्लीकेशन लगाएं। इसके पास एप्लीकेशन लगाए, वो लेखपाल और कानून के पास नहीं, वो तहसील में तहसीलदार के पास उसको प्रार्थना पत्र देंगे कि हमारी इस पत्ती पर सीमांकन कर दिया जाए, हमको ये बांट दिया जाए कि देखिए हमारा हिस्सा कहाँ बनता है और हमारे भाइयों का हिस्सा कहाँ बनता है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा। फिर वो एडिशन पर कार्रवाई करती, जांच करने के बाद वो क्या करता है, अधिकारी जो है किसी दूसरे को नियुक्त करता है, और वो जाते हैं डिमार्केशन करके बता देते हैं कि आपकी 5 बीघे की जमीन जो है वो आपकी इतनी यहाँ पर हुई है, और उस जमीन को आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो आप किसी को दे भी सकते हैं,
आपके ये जमीन हो चुकी है। यही उसका उद्देश्य है सीमांकन का, कि आपको ये ढंग से सीमांकन करना। हमारे आज के विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी के पास और उनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत ग्राम पंचायत संपत्ति की क्षति, दुरुपयोग और गलत कब्जे के मामलों में क्या कार्रवाई की जा सकती है। शालिनी जी, जिसका किसी का भी गांव से कोई ताल्लुक रहा है, संबंध रहा है, तो हर गांव में कुछ जमीन जो है ग्राम पंचायत की और वो सरकारी जमीन मानी जाती है। उसका उपयोग जो है सार्वजनिक काम के लिए किया जाता है, जैसे वहां पर सड़कें बनाते हैं, पार्क बनाते हैं और चीजें करते थे, ये तो उसका उपयोग होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, दबंगई करके और लोग ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा। तो अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो उनकी जमीन है नहीं, वो ग्राम पंचायत की जमीन, और उस ग्राम पंचायत की जमीन पर उन्होंने तो इसी नाते इस संहिता में धारा 67 के अंतर्गत, ये 67 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है अधिकारियों को कि आप उस जमीन को खाली करें, और खाली करा करके वैसी स्थिति में रखिए जिससे उसका सब लोग उपयोग कर सकें। क्योंकि जमीन की कमी धीरे धीरे होती जा रही है। अब जमीन की कमी होती जा रही है तो लोग उस पर अतिक्रमण भी करते जा रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण करते जा रहे हैं तो उसमें सबका नुकसान हो रहा है, केवल एक व्यक्ति का फायदा हो रहा है, बाकी सबका नुकसान। इसी नाते अधिकारियों को ये अधिकार दिया गया है कि वो उसको खाली कराए, खाली करा करके उसको पूर्व स्थिति में रखें। तो क्या करना होता है, उसमें जिस व्यक्ति ने उसका अतिक्रमण किया है उसको नोटिस दीजिए, आप सूचना दीजिए कि आप इस तारीख तक इसको खाली कर दीजिए, नहीं खाली करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई। और अगर वो नहीं खाली करता है तो उसको आप पुलिस के माध्यम से या किसी भी आप जाकर के उसको खाली करवाइए, और जितना दिन तक उसने उसका उपयोग किया है उस पर उसको जुर्माना लगाने के बाद आप इस चीज को सुनिश्चित कराइए, पूरी सुरक्षा को दिखाइए कि जिससे कि इसका कभी कोई दुरुपयोग न करे। तो इसीलिए धारा 67 का प्रावधान रखा गया है कि अधिकारियों को ये पूरा अधिकार मिला हुआ है कि उस जमीन को जाएं और उसको क्षति जो पहुंचा रहे हैं उसका जुर्माना लें, उसका हर्जाना लें, और जो लोगों ने जिन लोगों ने उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उनको वहां से हटा करके ग्राम समाज को ये है इसका उद्देश्य। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति और उनके कार्य क्या होते हैं। देखिए, राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति, राजस्व अधिकारी सरकार के सरकारी होते हैं राजस्व अधिकारी, ये कोई प्राइवेट नहीं। इसी नाते छोटे से छोटे अधिकारी की नियुक्ति भी पूरी तरह से ध्यान में रख करके की जाती है। सबसे छोटा अधिकारी राजस्व का कौन होता है, लेखपाल, और सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, जिले में कलेक्टर होता है, वो IAS ऑफिसर, और कमिश्नर होते हैं जो 2-3 जिलों को मिला करके कमिश्नर होता है, वो भी एक IAS सीनियर IAS ऑफिसर। और उसके बाद क्या करते हैं, जिले के बाद उत्तर प्रदेश में फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, वो बोर्ड का अधिकारी होता है, उसमें एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन के अलावा कई सदस्य होते हैं, और सदस्य जो होते हैं बहुत ही सीनियर लोग होते हैं, वो अच्छा प्रोफेशन में जुड़े होते हैं या IAS ऑफिसर होते हैं, उनको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो चेयरमैन होता है वह एक तरह से माना जाता है कि वह चीफ सेक्रेटरी के रैंक का होता है। जो राज्य में चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव का रैंक है उसी रैंक में होता है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी चूंकि और क्षेत्रों में अपना दखलंदाजी कर सकता है, इस नाते वो उसको लोग ज्यादा याद रखते हैं। लेकिन जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का चेयरमैन होता है केवल वो राजस्व से संबंधित कार्यों को देखता है, इस नाते उसका उतना अधिकार नहीं माना जाता है जितना चीफ सेक्रेटरी का। तो सबसे छोटा अधिकारी वहां लेखपाल, उसके बाद कानूनगो के बाद नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार, और तहसीलदार के बाद SDM, और SDM के बाद ADM और DM। ये इंतहा इसी नाते आप देखते होंगे कि जिलों में 2 तरह की कचहरी होती है। कहते हैं एक कलेक्टरेट होती है जिसमें कलेक्टर बैठता है और वो वहाँ कचहरी होती लगती है, दूसरी होती है दीवानी कचहरी में कौन होता है, उसमें जो म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट या सिविल जज
सिविल जज के बाद एडिशनल जज और या एडिशनल सेशंस जज और डिस्ट्रिक्ट जज, ये जो दीवानी कचहरी के अंतर्गत आते हैं। बाकी को आप सिविल कलेक्टरेट में रखते हैं। कलेक्टरेट का मामला केवल वो रेवेन्यू से रिलेटेड होता है, वो जमीन जायदाद से संबंधित मामला होता है। अगर वहां से नहीं हल होता है तो आप कलेक्टरेट में जाते हैं और वहाँ दीवानी में जाते हैं, सिविल कोर्ट में, और वहां पर मुकदमा करते हैं। नहीं तो ज्यादातर मामलों को डिस्प्यूट्स को ये सुलझा लेता है रेवेन्यू की अदालत ही सुलझा। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के तहत क्या प्रावधान है? जो ये 116 की धारा है, ये बहुत इसको बाद में रखा गया है। तो कहा गया है कि आप इस धारा के तहत इस चीज को ध्यान में रखिए कि कैसे उसका वितरण होता है, कैसे डिमार्केशन होता है, और डिमार्केशन के अलावा कितना कब लिया जाएगा। मान लीजिए किसी ने कर दिया, वहां पर कब्जा कर लिया, तो क्या करेंगे आप? कब्जा करने के लिए उसको छुड़ाने के लिए जाएगा, और फिर कितना उसके ऊपर दंड दिया जाए। दंड देने के प्रावधान रखा गया है कि कितना दंड उसके ऊपर लगाया जाएगा। ये सारी चीजें उसको सूचना दे जाएगी कि देखिए आपने एक ढंग से दुरुपयोग किया है और आपने ग्राम समाज की भूमि का दुरुपयोग किया है, इस नाते आपके ऊपर दंड लगाया जाए। अगर वो अपनी सफाई में कोई बात ठीक से कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर विचार किया जाता है। अन्यथा 116 के अंतर्गत ऐसी स्थिति आती है कि वह अगर दुरुपयोग कर रहा है और आए दिन उसको बनाए रख रहा है, सूचना देने के बाद भी, तो उस पर दंड दिया जाएगा। और वह कई बार ऐसा होता है कि लोग उसका लैंड यूज बदल लें, लैंड यूज नहीं बदलने दिया जाता। जैसे मैं, और मान लीजिए मेरी किसी को जमीन है, मैं वहाँ माल बना करके रुपये कमाने लगा, तो ये स्थिति वहां पर नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कब उसका लैंड यूज बदल सकते हैं। लैंड यूज बदलने का भी अधिकार दिया जाता है, लेकिन लैंड यूज बदलने के लिए पर्याप्त कारण आपको दिए जाते हैं। उसके लिए कितना फीस लगेगी, कितना शुल्क लगेगा, इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और कितना शुल्क लगेगा, अगर मान लीजिए कृषि पर है तो उसका कम लगेगा, लेकिन कृषि के इधर कोई काम करते हैं तो उसका ज्यादा आपको ध्यान देना है। ये चीज को 16 के अंतर्गत जाता है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत भूमि के अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए क्या उपाय हैं? ये आए दिन ये चीजें आमतौर पर ही सुनती है कि अवैध अतिक्रमण तो बहुत ज्यादा है आज तमाम कानून के बावजूद। कहते हैं कि अभी आपने पढ़ा होगा कि एनसीईआरटी की किताब में किसी ने कह दिया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। देखिए वो एक जनरल चीज हो गई, अलग बात है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये यहाँ पर जो न्याय मामले हैं, जो रेवेन्यू के मामले हैं, इनमें एक तरफ से भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है। लेखपाल से लेकर के एसडीएम और ऊंचे अधिकारियों तक के बारे में लोग आमतौर पर कहते हैं कि आप पैसा रुपया दे करके कोई काम करा सकते। तो अगर कई बार ये होता है कि मान लीजिए हमको म्यूटेशन कराना, हमारे नाम से अगर हमने जमीन लिखवा दी है, किसी की एक्स की जमीन है और वो वाई को नाम लिख देता है, तो वाई के नाम जमीन आने के बाद वो जब तक उसका म्यूटेशन ना हो जाए तब तक वो माना जाता है कि अभी वो पूरी तरह से नहीं है। तो म्यूटेशन कराने के लिए भी उसको अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सबको पैसा देना पड़ता है, तब वो जो फिर काम करते हैं। नियमता तो यह है कि उनको कोई पैसा नहीं दिया जाए। जिसने जमीन लिया है, जमीन लेते समय उसने उसका पैसा जमा किया है, पैसा जमा करने के बाद आपने शुल्क लिया है कि हाँ इतना पैसा आपको ट्रांसफर के लिए दिया जाएगा, लेकिन ट्रांसफर कराने के बाद भी आपको फिर वहां पर लगता है, तो इस नाते ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। ये इसी नाते ये दिया गया है कि जिससे ये भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको म्यूटेशन कराने में भी भ्रष्टाचार। अब आप देखिए मुख्य बात तो ये आ गई कि इस कानून को बनाने के पीछे मंशा तो यही है कि इसको खत्म किया जाए, किसी तरह का नहीं रहता तो कोई काम न करने पाए इस जंग का। लेकिन फिर भी लोग उसको अवैध रूप से कब्जा किए। उस अवैध रूप से कब्जा को हटाने के लिए सबसे जरूरी है कि उनको नोटिस दिया जाए, नोटिस देकर उसको
सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आगे से भी कोई उस पर अवैध कब्जा न कर सके, इसके लिए उसका पूरी तरह से विचार विमर्श न करके बल्कि उसको कार्य रूप में परिणत किया जाए, तो उसको बेड़बंदी की जाए, उसको और भी तरीके से अपनाए जा सकते हैं जिससे वहाँ पर सुरक्षा की जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद पांडे जी, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के बारे में हमारे दर्शकों तक जानकारी देने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।